जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में जो हम लोग का चैप्टर है वो थी चैप्टर नंबर 1 और इसमें हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें हमने डिस्कस करना है जी। जो टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है जी अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड देन एनवायरनमेंट। जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको हमें डिस्कस करना है, कुछ इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के वो डिस्कस करने हैं, बिजनेस की जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्कस करना है। स्लाइटली लेंथी चैप्टर है लेकिन कोशिश की जाए कि इतना डिटेल में भी डिस्कस ना हो। बाकी जो चीज़ें आपको समझना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये हम लोग की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने डिस्कस करना है इसमें। दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। इन बिजनेस यू गेट व्हाट यू वांट बाय गिविंग अदर पीपल व्हाट दे वांट। सिंपल है जी कि आप बिजनेस में लोगों को वो चीज़ बेचते हैं जो वो जिसकी डिमांड करते हैं, जो वो ख़रीदना चाहते हैं, और इन रिटर्न लोग क्या देते हैं जी जो आपको चाहिए, पैसा, मनी। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा नहीं होता जो एक अच्छा मुल्क है जो बिजनेस सोच रखता है वो ये नहीं है कि सामान बस बेच जाओ इंसानों को। हमने नीड वांट एंड डिमांड आइडेंटिफाई करनी होती है लोगों की, जो लोग चाहते हैं परचेज करना, जो लोग खुशी से परचेज करना चाहें वो आप लोगों को बेचें और लोग ऑफ कोर्स दे विल पे यू मनी। अच्छा जी, अब बिजनेस बिजनेस क्या है जी कि एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड गुड्स और सर्विस दैट आर देन सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस वो है जब आप लोगों की नीड वांट आइडेंटिफाई करते हुए चीज़ बेचते हैं टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है जी, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने रेवेन्यू है अगर उसको माइनस कर दिया जाए, जो चीज़ बचती है जी वो आपका प्रॉफिट है। आपने कितना खर्चा लगाया और कितने एक्सपेंसेस लगे और कितना आपको रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, जो चीज़ बेच के मिलता है आपको, और उनको माइनस करते हैं, वो है जी आपका प्रॉफिट। अब कंज्यूमर चॉइस एंड डिमांड। कस्टमर इज फ्री टू चूज एनीथिंग। कस्टमर की नीड है, वांट है, डिमांड है, वो कुछ भी डिमांड कर सकता है और वो फ्री है कोई भी चीज़ें चूज करने के लिए। अब नीड, वांट एंड डिमांड में हमें ये देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक होती है जी नीड। नीड है जी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए, लाजमी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमें प्यास लगी है, हम कहते हैं कोई भी पानी मिल जाए बस, इसको कहते हैं नीड। भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अब नेक्स्ट है जी वांट। वांट और नीड में डिफरेंस ये है कि बेसिक नेसेसिटीज आपकी नीड है, लेकिन आपका दिल क्या करता है, क्या दिल करता है चीज़ परचेज करने को। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं जी कि मुझे भूख लगी है, ठीक है, कुछ भी मिल जाए मैं खा लूँगा, दिस इज़ योर नीड। अब वांट क्या है, आप कहते हैं कि बारबेक्यू मिल जाए, निहारी मिल जाए, ठीक है, ये आपकी वांट है। और थर्ड कॉन्सेप्ट होता है डिमांड। डिमांड और वांट में डिफरेंस ये है कि वांट में आप चीज़ को परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास ये चीज़ हो, आप चाहते हैं आपके पास BMW हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है परचेज करने के लिए, तो वो आपकी वांट होगी। जो कहते हैं ना, मुझे मेरी चाहत है, आई वांट टू बाय दैट, आई विश आई कुड बाय दैट, तो वो आपकी वांट है। जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो वो वांट कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड में। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि लोगों को नीड चाहिए, नीड है, वांट है, डिमांड है लोगों की क्या है, ताकि हम वैसी चीज़ बना सकें और बेच सकें। अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये आइडेंटिफाई कर रही होती हैं कि लोगों की नीड, वांट एंड डिमांड है क्या, और वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड होने वाली है, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी। सही टाइम पे सही चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि इसकी डिमांड हो जाएगी, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप यूपीएस का बिजनेस स्टार्ट कर दें तो वो शायद इतना कामयाबी से ना चले, क्योंकि उसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो रही है। तो डिफरेंट रीज़न है कि एक तो लोड शेडिंग ख़त्म होती जा रही है, और दूसरा सोलर पैनल्स आ चुके हैं, तो यूपीएस के बिज़नेस में काफ़ी लोग स्विच करते जा रहे हैं डिमांड से। हाँ, पहले अगर आप 10 साल पहले करते तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो आपको यही अपॉर्चुनिटी को डिफरेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होता है और आपका बिज़नेस चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखें, एक प्रॉब्लम है,
एक ये हमने रिक्शा, पाकिस्तान में कुछ साल पहले रिक्शा ही होते थे, अभी भी हैं लेकिन पहले सिर्फ यही होते थे, या वैन्स होती थी, बसेस होती थी। अब आपके घर में कोई मेहमान आता था तो क्या प्रॉब्लम थी जी, आपने कहीं जाना होता था तो रिक्शा लेके आओ, टोंक से लेके आओ, रेट डिसाइड करने पड़ते थे, ये प्रॉब्लम थी। अब एंटरप्राइज मतलब बिजनेस वालों ने क्या सोल्यूशन लेके आए जी, इसके ऊपर लेके आ गए। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई एक प्रॉब्लम है और उसकी अपॉर्चुनिटी बनती है, और उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है जी, ऊबर, और लोग इसको इस्तेमाल भी करना चाहेंगे, यानी कि इसकी डिमांड भी होगी। सोल्यूशन आ गया, आप बिजनेस कर रहे हैं लोग। इसी तरह से आप लोग भी कुछ और सोचें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई की कि ये प्रॉब्लम है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं एक बिजनेस में। सोचें आप लोग, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी, बिजनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत से बेनिफिट है, यहाँ पे कुछ मेंशन है, इसके अलावा और भी बहुत से जी, कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है, ज़्यादा बिजनेस होंगे तो ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कंपटीशन होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इनोवेटिव न्यू चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है क्योंकि वर्कर को पैसा मिलता है, स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी ज़्यादा होती है, अ, लोग पैसा कमाते हैं, इनकम इंक्रीज होती है, ऑनर्स को पैसे मिलते हैं, टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, वो टैक्सेस को कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कम्युनिटी लीडरशिप, चैरिटी के लिए सपोर्ट होती है, ज़ाहिर बात है, हम लोग के पास पैसा होगा तो हम अच्छे कामों के लिए भी खर्च कर सकते हैं, और भी बहुत से बेनिफिट हैं। एनवायरमेंटल के लिए लोग बहुत खर्च करते हैं, इसको हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, CSR। इवेंट्स होते हैं, लोग इवेंट्स में जाते हैं, अच्छा इमेज बनता है इंटरनेशनली। अच्छा, क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है जी कि जो बिजनेस है वो प्योरली स्टार्ट होता है प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल वर्क के लिए यूज की बनती है। उसमें प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव नहीं होता, उसका मेन मोटिव होता है कि टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। अच्छा जी, ये थे कुछ कॉन्सेप्ट। आप है जी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। आप पे कुछ ऐसे आउटसाइड इन्वायरमेंट होते हैं बिजनेस के जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। कौन कौन से? देखिए, नंबर वन, डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप जाते जाएंगे तो आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। अभी हम इस स्लाइड में रहते हैं। अच्छा जी, कुछ होते हैं आपके डोमेस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट, आपके आसपास के लोग जो आपको बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके कंपटीशन, अगर आपके आसपास के लोग कंपटीशन स्टिफ है, सख्त है, हार्ड है, तो वो भी आपको हार्ड टाइम देंगे, आपको मजबूर करेंगे कि आप भी अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करें और मार्केट में लेके आएँ। ऑल्दो ये तो कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है उनको बहुत टफ टाइम मिलता है। इसी तरह से आपके अगर सप्लायर्स हैं, अगर वो आपको अच्छा सामान नहीं देते या टाइम पे सामान नहीं देते तो आपके बिजनेस को अफेक्ट होगा। अक्सर कहते हैं ना कि दुकानदारों के पास जाओ, वो कहते हैं जी शॉर्ट है जी, माल आया नहीं है, या ऐसे ही माल आता है आजकल। तो ये आपके इर्द गिर्द के लोग आपको अफेक्ट करते हैं, आपके सप्लायर्स, आपके कंपटीशन में लोग हैं, वहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप इंटरनेशनल जाएं किसी मुल्क में बिजनेस करने के लिए, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल, तो क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं? उस मुल्क, जिस मुल्क के थ्रू आप बिजनेस करते हैं, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, एक्सचेंज रेट क्या है। देखिए, एक्सचेंज रेट अक्सर पाकिस्तान में जब फ्लक्चुएशन होती है, डॉलर डॉलर के प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होती है। आप जब इंपोर्ट करते हैं तो माल बेच दिया, फिर दोबारा आपने इंपोर्ट करना है, प्राइस शूट अप हो गई तो वो चीज़ महंगी चली गई। कहते हैं ना, डॉलर ऊपर चला गया, महंगाई हो गई। तो आपको ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। उस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, उस मुल्क की पॉलिसी कितनी है, उस मुल्क में टैक्सेस कितना लगाया हुआ है, ये सब आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। फिर है जी आपके टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। आपका जो आसपास की टेक्नोलॉजी है वो भी आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती है। अगर आपको याद हो तो नोकिया एक मोबाइल था, नोकिया ज़बरदस्त
मोबाइल था और ज़बरदस्त उसका बिजनेस था। एक टाइम पे बहुत बिकता था वो मोबाइल, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो किस चीज़ से मार खा गया? टेक्नोलॉजी से। वो इनोवेशन नहीं लेके आ सका और इनोवेशन की वजह से वो मार खा गया। तो टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। आपको टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ता है। 5G आ गया, 4G आ गया, वैसा मोबाइल बनाए आप। टीवी, अगर आपका मोबाइल में सब कुछ है, मोबाइल में लोग यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। अब टीवी लोगों ने ऐसे बना दिए हैं जिसमें इंटरनेट होता है। स्लिम टीवी आ गए, इंटरनेट आ गया। अगर इंटरनेट नहीं होगा, तो शायद लोग टीवी परचेज़ ना करना चाहें। इसी तरह से पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट है। आपके अपने मुल्क की पॉलिसी क्या है? क्या वो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं या डिस्करेज करते हैं? टैक्सेस कितने हैं? कितना ईज़ी है बिज़नेस बिज़नेस को स्टार्ट करना? करप्शन वगैरह है या नहीं? इसको हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। मतलब कितनी आसानी है आपके मुल्क में बिज़नेस को चलाने के लिए। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन कितना सपोर्टिव है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ये सब इसमें आता है। भैया ये आपका सोशल कल्चर। सोशल कल्चर में क्या आपके जो सोसाइटी का कल्चर है वो क्या है? इसमें बहुत चीज़ें आती हैं सोशल कल्चर में। तो ये तो सिर्फ एक लाइन में यहाँ लिखा हुआ है। मतलब द वे यू लिव, द लैंग्वेज दैट यू स्पीक, योर ट्रेडिशन, योर मैनर्स, योर एथिक्स, नॉर्म्स, ये सब सोशल सोसाइटी में आते हैं, कल्चर में आते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम लोग के माशरे में सॉरी एंड थैंक यू बोलने का इतना रिवाज नहीं है। शहर में चले जाए तो आपको वहाँ मिल जाएगा, लेकिन बाकी इलाकों में इतना नहीं है। लेकिन अगर आप किसी यूरोप कंट्री में चले जाएँ तो सॉरी एंड थैंक यू तो बहुत एक आम सी बात है, हर कोई यूज़ करता है। तो इसमें अब ये सोसाइटी में अगेन देखना होता है जी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है उस मुल्क में उस हिसाब से चीज़ें आपको बेचनी पड़ती है। हाँ, को एजुकेशन सिस्टम है या नहीं, इसी तरह से क्या ज़ुबान बोली जाती है ताकि उसके उस हिसाब से बिज़नेस किया जाए, उस हिसाब से उसकी मार्केटिंग की जाए। इसमें आपको मैं आगे और दिखा भी देता हूँ, बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। फेस्टिवल कौन-कौन से हैं, कौन से ड्रिंक लोग पीना पसंद करते हैं। रिलीजन इसमें आ जाता है। अगर रिलीजन है तो हम अगर इस्लाम है रिलीजन तो हम कोई ऐसे बिज़नेस नहीं कर सकते जिसमें हराम हो, शराब का बिज़नेस नहीं कर सकते। हलाल फूड का बिज़नेस करना होगा हमें। खाने में लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं, उस खाने का बिज़नेस करना होगा। पहनने में क्या पसंद करते हैं, उसका बिज़नेस करना होगा। सोसाइटीज़, क्लब में लोग ज़्यादा जाते हैं या नहीं, उस टाइप का बिज़नेस करना होगा। फिर है जी आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब आपके बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा है? मतलब लोगों की जो इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, आगे डिस्कस भी होगा कि इकोनॉमी है क्या, उसके इंडिकेटर्स क्या हैं, कब आप इकोनॉमी हाई होती है, कब लो होती है। अभी इसको ये समझें कि जब आपके बिजनेस कंडीशन अच्छी हो, लोगों की बाइंग पावर अच्छी हो, लोगों के पास पैसा हो, तो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी होती है, तो वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, लोग पैसा स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। जब आपकी बाइंग पावर नहीं होगी तो लोग बिजनेस में पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है उस एनवायरनमेंट में बिजनेस करना। जैसे कोविड-19 आया था, उसमें लोगों को काफ़ी मुश्किलात हुई बिज़नेस एस्टैब्लिश करने में, तो लोगों ने बिज़नेस उस वक़्त नहीं किया। हाँ, लेकिन वो बिज़नेस किया जिसमें स्टिल उसकी डिमांड थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन बिज़नेस। लेकिन मोस्टली जो बिज़नेस थे वो ठप हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम्पल्स दी गई, डोमेस्टिक बिज़नेस की हमने बात की, हमने ग्लोबल बिज़नेस की हमने बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात की, फिर हमने सोशल कल्चर की बात की। यहाँ पे मैंने एक वीडियो लगाई है कि दुनिया में कौन-सी ज़ुबानें हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो देखिएगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की हमने बात की। फिर है जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कुछ हर इकोनॉमी में, हर मुल्क में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। लेबर लिखा हुआ है। अब लेबर में सिर्फ मज़दूर नहीं है, यहाँ पे वर्कर भी हैं, मतलब जो जॉब करते हैं, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, मज़दूर भी हैं और साथ में जो ऑफ़िसेज़ में जॉब करते हैं वो
अगर वो ज़्यादा है, वो काम पे लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं जो काम पे लगे हुए हैं, अगर वो है तो इसका मतलब है कि वो अ, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है जॉब मिल रही है, इसका मतलब चीज़ें बन रही हैं। फिर कैपिटल, अगर आपके मुल्क में कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, इसका मतलब है कि चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब बिल्डिंग्स, आपके एसेट्स, जितनी भी फर्नीचर्स की चीज़ें हैं वो ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, इसका मतलब है कि वो यूज़ हो रही हैं तो प्रोडक्शन बन रही है। फिर आपके आते जी एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं the people who are innovative and those who are willing to take risk and they convert their new innovative idea into business, जो अपने जो अपने बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं लेकिन न्यू इनोवेशन के साथ। आजकल जो बिजनेस मैन है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स में। बिजनेस का मेन मकसद होता है जी चीज़ें बेची, प्रॉफिट अर्न किया, ओके दैट्स इट। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेशन लेके आते हैं अपने बिजनेस में, समथिंग न्यू, क्रिएटिव, डिफरेंट। ये यहाँ बात की गई जी आपके वही फैक्टर प्रोडक्शन उसकी। अच्छा जी, आपकी इकोनॉमी जो है उसके जो दो दो सिस्टम है मोस्टली, ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ मोस्टली दो सिस्टम है। एक है जी आपका प्लान इकोनॉमी, एक है जी मार्केट इकोनॉमी। जो प्लान इकोनॉमी है उसको कम्युनिज्म भी कहते हैं और जो मार्केट इकोनॉमी है उसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं। आप अगर यूरोप में चले जाएं, ज़्यादातर लोग कहते हैं जी कैपिटलिज्म सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, कम्युनिज्म सिस्टम अच्छा नहीं है। वो कैसे उसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन क्या है जी आपका प्लान। प्लान्ड मतलब सेंट्रलाइज चीज़ होती है, प्री प्लान्ड चीज़ें होती है। आपके ज़्यादा जो रिसोर्सेज है ना वो गवर्नमेंट ने कैप्चर किए होते हैं और वो वो ही एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज की, वो ही अनाउंस करते हैं कि ये हम लोग के पास कंपनीज हैं, वही जॉब्स देते हैं, वही उनके उनमें ही काम करते हैं लोग। तो उन्होंने वेल्थ को कंट्रोल किया होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो लोगों में करते हैं ये लोग ही करते हैं। ये ज़्यादातर जो बादशाहत का निज़ाम है ना वो प्लान इकोनॉमी में होता है। मोस्टली आजकल जो है प्लान इकोनॉमी को डिस्करेज लोग करते हैं। यहाँ नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल दी है, आप गल्फ कंट्री में देख लें, सऊदीया, वो भी ऐसे ही है। फिर है जी आपका मार्केट इकोनॉमी, जिसमें मार्केट प्योरली डिपेंड करती है आपके इंडिविजुअल्स पे, आपके बायर और सेलर पे। जो जो कोई बिजनेस करना चाहे वो बिजनेस कर सकता है और जो कुछ कोई भी चीज़ खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। तो कंज्यूमर और बायर पे चीज़ें छोड़ी होती हैं। तो इसमें ज़्यादा बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं, लोगों के पास होते हैं, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होती हैं। फिर यहाँ पे लिखा जी मार्केट है क्या। मार्केट वो चीज़ जहाँ पे बायर और सेलर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उसको कहते हैं मार्केट। अब यहाँ दोबारा से उसको बताया हुआ जो प्लान इकोनॉमी है उसको कम्युनिज्म कहते हैं, वो गवर्नमेंट के पास होते हैं सब चीज़ें। अच्छा नेक्स्ट आपके पास यहाँ कैपिटलिज्म के यहाँ चलो यहाँ पे कैपिटलिज्म के और डिटेल में बताया गया है जी कि इंडिविजुअल जो हैं, जो बायर्स हैं, वो उनके पास अपनी चॉइस है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं, जितना पे करना चाहे कर सकते हैं, इट्स अप टू देम। और जो प्रोड्यूसर है वो कुछ वो जिसको हायर करना चाहे, जो चीज़ प्रोड्यूस करना चाहे, मतलब जो लीगल हो ऑफ कोर्स, और जिस मर्जी प्राइस पे वो उसको बेच सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ होगी, कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो खुद ही उनका नुकसान होगा। तो प्राइस को देख के ही वो एक लिमिटेड रेंज में ही ये चीज़ बनाते हैं। फिर है जी एक कंसेप्ट मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। ज़्यादातर दुनिया में ये चलता है मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी, जिसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है और कुछ चीज़ें प्राइवेटाइजेशन में चली जाती हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर स्टील मिल देख लें, जो पीआईए है, जो वापडा है, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, वो जॉब्स अनाउंस करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है उस बिज़नेस को रन करने के लिए। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन में हैं, लोग प्राइवेटली चलाते हैं उसको। तो ये एक अच्छा स्ट्रक्चर होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी, पैसा भी आता है और गवर्नमेंट के पास भी चीज़ें रहती हैं। फिर आपके जो ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी मार्केट सिस्टम के लिए, डिमांड एंड सप्लाई। लोग कितनी डिमांड करते हैं किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए, उसकी सप्लाई कितनी है। सप्लाई और डिमांड की वजह से ही आपकी प्राइस ऊपर-नीचे होती है जी। अच्छा 4 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है आपका।
एक है जी मोनोपोली। मोनोपोली में ये है कि कोई कंपटीशन नहीं होता। जो गवर्नमेंट है वही सोल ऑनर होती है उस चीज़ की। इसमें एक ही फर्म होती है गवर्नमेंट जो है। जैसे इसमें बताया गया, इसमें टीवी केबल की एग्जांपल दी गई यूरोप के लिए, बाहर की दुनिया के किसी यूरोप यूएस की आई थिंक इसकी एग्जांपल दी गई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अ, यहाँ पे पानी का बताया गया है। पाकिस्तान में वापडा की एग्जांपल्स हैं। जो है बिजली है, जो वापडा है, वो यूरोप में अगर आप चला जाए, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में चला जाए, तो वहाँ पे मोनोपोली नहीं है। वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन है उससे, काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट प्राइवेट फर्म्स हैं उसमें। ओलिगोपोली फर्म्स मार्केट स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो फर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं लेकिन कम होती हैं। लेट्स से 5, 6, 7, 10 से कम होती हैं। और ये इनका आपस में काफ़ी टफ मुकाबला रहता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनी से वो कम है लेकिन इनका मुकाबला है। टेलीकम्युनिकेशन देख लें, कम है, गिनती की हैं लेकिन मुकाबला अच्छा है। फिर आपका जी परफेक्ट कंपटीशन, लास्ट वन है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंपनीज बहुत ज़्यादा होती हैं जो सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रही होती हैं। फॉर एग्जांपल चावल, घी, चीनी, अंडे, तो ये सेम टाइप की चीज़ें हैं, आइडेंटिकल हैं, इसमें इतनी इनोवेशन नहीं आती, सेम टाइप की है ना, तो इसको हम कहते हैं जी परफेक्ट कंपटीशन। फिर है जी हम लोग के पास थर्ड वन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, जिसमें मोनोपोली की एक शेप है लेकिन मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का ये मिक्सचर है। नंबर ऑफ फर्म्स इसमें ज़्यादा होती हैं लेकिन जो फर्म्स हैं वो अपनी यूनिकनेस शो करवाती हैं इसमें, कि हम बाकी ब्रांड से डिफरेंट क्यों हैं। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, फर्नीचर, रेस्टोरेंट की बात, सैलून्स। अब फॉर एग्जांपल आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहें, ठीक है, आप कहें मैं जाऊँगा जी आर्केडियन। आर्केडियन की थीम मुझे बहुत पसंद है, उसके डिशेज़ बहुत पसंद है, उसके नाम डिफरेंट है। तो अपना-अपना मार्केट इन लोगों ने कैप्चर किया होता है, इलाका जिसमें मोनोपोली होती है उनकी, क्योंकि उसमें वो अच्छे होते हैं। तो चीज़ें 100% आइडेंटिकल नहीं होती क्योंकि उसमें इनोवेशन लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं कंपनीज़। अच्छा जी, इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जो चीज़ें अगर अच्छी हों तो हम कहते हैं जी इस मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है, दे आर परफॉर्मिंग वेल। वो कौन-कौन सी, वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ के इंडिकेटर्स हैं, कि अगर लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो अच्छा है, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, अच्छी प्रोड्यूस होती हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अच्छी है। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आपके इंडिकेटर्स हैं, आपकी इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा देर तक आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। अच्छा, ये चीज़ें क्या होती है अभी डिस्कस करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनपी, जीडीपी क्या होता है, अभी ये आगे आएगा। यहाँ यहाँ आएगा जी मेजरिंग द ग्रोथ। अब है जी बिजनेस साइकिल होता है जी एक, जिसमें आपकी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, मतलब बिजनेस या तो बूम पे है या डिक्लाइन पे है। फिर जब डिक्लाइन पे होता है फिर वो बूम पे जाता है, तो उसको कहते हैं बिजनेस साइकिल। ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस किस स्टेज पे है, मतलब एक बिजनेस नहीं, पूरे मुल्क का जो बिजनेस है वो क्या है, क्या ज़्यादा बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं, लोग सब कहते हैं जी कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से हम इसका बिजनेस करना चाहेंगे। तो इससे हमें आइडिया होता है कि बिजनेस लाइफ साइकिल अच्छा है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसा है पाकिस्तान में कि हर कोई कहता है कि खाने पीने का बिजनेस बहुत चलता है पाकिस्तान में, तो इसका बिजनेस हमेशा से बूम पे है, हमेशा से ग्रोथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं और उतने ही लोग उसको यूज़ भी करते हैं, कस्टमर्स। फिर है जी एग्रीगेट आउटपुट, मतलब कितनी चीज़ें टोटल बनती हैं, प्रोड्यूस होती है एक मुल्क में, आप कितनी चीज़ें बनाते हैं, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स या सर्विस, वो आउटपुट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ऑफ कोर्स लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, आपने ज़्यादा बनाई है, खर्च होती है, तो लोग खर्च करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ग्रोथ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, अच्छा है लोगों का, इसका मतलब
कि वो अर्निंग अच्छी करते हैं, चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, पैसा उनके पास जाता है, वो काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई, और वो फिर स्पेंड भी करते हैं उस लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। फिर है जी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम जीडीपी और जीएनपी भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है, इसका ध्यान रखिएगा जी। जीडीपी होता है जी कि आपके डोमेस्टिकली, मतलब इंटरनली एक मुल्क में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, वो खुद चीज़ें कितनी प्रोड्यूस करता है डोमेस्टिकली, वो उसकी जो अपनी कंपनीज है वो खुद कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करता है। फिर है जी आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब एक तो आपने अपने मुल्क में चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, ठीक है जी, आपके मुल्क में चीज़ें कितनी प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करता है आपके मुल्क में, इसको कहते हैं डोमेस्टिक, आपके मुल्क में विद इन द बाउंड्री। फिर है जी नेशनल प्रोडक्ट। एक नेशनल प्रोडक्ट मतलब आप खुद, एक तो खुद कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, प्लस अगर आपकी जो कंपनीज है वो इंटरनेशनली गई हुई है, तो वो और आपकी अपनी चीज़ें ये कितनी प्रोड्यूस होती हैं, ये इसको कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसने दुबई में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो वहाँ प्रोड्यूस करता है वो चीज़ें, ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान में भी कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, और प्लस बाहर के मुल्कों में कितनी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। उसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि वो नेशनल है ना, आपकी अपनी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो जीडीपी को देखा जाता है, क्योंकि आपके मुल्क में चीज़ प्रोड्यूस होती है, आपके मुल्क में स्पेंडिंग होती है, टैक्सेस भी आपको जाता है, जो बाहर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका फ़ायदा होता तो है, फ़ायदा इन शेप ये होता है कि आपने बाहर जो इन्वेस्टमेंट की है वो वापस आपको प्रॉफिट आपके मुल्क में वापस आता है। लेकिन जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हम देखते हैं वो जीडीपी के थ्रू देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब टोटल आपकी गुड्स एंड सर्विस आपके मुल्क में कितनी प्रोड्यूस हुई हैं। फिर है जी लास्ट वन आपके प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी होता है जी आप जितनी भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो कितनी एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं, कितनी सस्ती प्रोड्यूस करते हैं, कितनी जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, कितनी अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर्स की एक्सप्लेनेशन है जी, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये हम जो बात कर रहे थे जीडीपी, दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है ना वो चाइना का है, 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जी। सेकंड नंबर पे यूएस है, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब वो जीडीपी, कितना डोमेस्टिकली वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से दुनिया में चाइना जो है सबसे ज़्यादा सामान प्रोड्यूस करता है, और फिर ऑफ कोर्स सामान प्रोड्यूस करता है तो वो बाकी दुनिया को भी बेचता होगा। यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी, नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जी आपके मुल्क में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, कितनी चीज़ें आपने, आपके खर्चे और आपकी आमदनी को कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितनी चीज़ें आपके मुल्क से बाहर गई और कितनी चीज़ें आपके मुल्क में आई हैं। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव हो, जिसको हम सरप्लस कहते हैं, इसका मतलब है कि आपने बाकी दुनिया को चीज़ें ज़्यादा बेची हैं और उनसे कम चीज़ें खरीदी हैं, तो आपको पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। ये अक्सर गवर्नमेंट कहती है जी कि हम लोगों का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पॉजिटिव है, सरप्लस है, मतलब हमने डॉलर्स कमाए हैं। अगर नेगेटिव हो, जो पाकिस्तान का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने, आपके खर्चे ज़्यादा और आमदनी कम। अब इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब आपके खर्चे कम, आपके खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम, मतलब ज़्यादा आपने चीज़ें इंपोर्ट की, लोगों को कम चीज़ें बेची, तो एक गैप रह जाता है जो माइनस में होता है। अब वो माइनस में गैप को पूरा करने के लिए क्या करते हैं जी, आप आईएमएफ के पास जाते हैं, पैसे लेते हैं, फिर उससे महंगाई होती है। तो अगर तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि आपको आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा पैसे होने का मतलब ये है कि आप लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एकेडमीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और लोगों में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। रिसेशन एंड डिप्रेशन
बिजनेस लाइफ साइकिल की जो हमने बात की थी उसमें रिसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें सब डिक्लाइन पे हुआ, अनएम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, आपकी जीडीपी बहुत कम है, आपका ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट है, मतलब सरप्लस नहीं है, नेगेटिव है, तो रिसेशन होता है। अगर ये रिसेशन ज़्यादा देर तक रहे तो ये डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जब अक्सर ये जो रिसेशन भी आता है कुछ सालों बाद, यूरोप में ज़्यादातर मार्केट क्लैश कर जाती है। लास्ट टाइम आया था जी 2008 में 9 में, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गए थे चीज़ें। फिर है जी मैनेजिंग द इकोनॉमी, आपको इकोनॉमी को मैनेज करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, ज़्यादा डिफ्लेशन ना हो जाए, ज़्यादा लोगों के पास पैसा ना चला जाए, महंगाई ज़्यादा ना हो जाए। तो वो चीज़ें आप कंट्रोल करते हैं। आपके पास टाइप्स ऑफ पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और सेकेंड है जी आपकी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आप ज़्यादातर अ, ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं कि लोग ज़्यादा पैसे खर्च ना करें लोग, जिसमें आप सेंट्रल बैंक को कहते हैं जी, आप सेंट्रल बैंक जिसमें है वो पॉलिसी ले आता है कि इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा कर देता है। वो बैंक को कहते हैं जी कि आप ने जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रखना है। अब जब ज़्यादा हाई करते हैं तो लोगों के पास जो पैसा है वो, फॉर एग्जांपल आपके जो सिक्योरिटी बॉन्ड है, कौमी बचत के बॉन्ड ले लें, अगर तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, तो लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे और वो पैसा चला जाए गवर्नमेंट के पास। तो लोगों के पास पैसा कम होगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा, इंटरेस्ट को हाई करने की वजह से। तो उसमें जो ना महंगाई भी इससे कंट्रोल हो जाती है। महंगाई जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई होती है जी जब आप इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं वो ये तब होती है जब आपने एक चीज़, एक लैपटॉप लिया वो 40,000 का था, ठीक है? 2 साल बाद आपने वही लैपटॉप जब आप परचेज़ करने गए तो वो 60,000 का हो गया। तो क्या है जी कि इसमें आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम होगी। वो जो 40,000 था पहला, उसमें इतनी ताकत नहीं रही, उसकी वैल्यू इतनी नहीं रही कि वो सेम लैपटॉप को परचेज़ कर सके। तो चीज़ हो गई महँगी और वैल्यू भी कम हो गई मनी की। तो इसको कहते हैं हम जी इन्फ्लेशन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि महँगाई ना हो, लोगों के पास पैसा इतना ना जाए, तो ये पॉलिसी हम लोग लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी। फिर उसके बाद आपका है जी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाती है, वो टैक्सेस अप्लाई करते हैं लोगों में। अगर पैसा बहुत ज़्यादा आ गया अवाम में, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस चीज़ पे फिर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा देती है। जब ज़्यादा टैक्सेस होंगे तो स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा, या तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी या तो गवर्नमेंट के पास पैसा चला जाएगा। तो इस तरह से वो लोग कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इसमें आती है कि वो ज़्या ज़्यादा पैसा है वो दूसरे मुल्कों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुल्क से बाहर आपका पैसा चला जाता है इन्फ्लेशन जब हो तो मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट करने पे करने में एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। बस ये दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड ऑफ द चैप्टर। इनमें से अगर आपको कोई टॉपिक, कोई चीज़ समझ ना आए, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।